हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है नीति प्रोडक्शंस के यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग सब्जेक्टिव पीवाईक्यू एनालिसिस करने वाले हैं और आज जो हमारा सब्जेक्ट है वो है हमारा इंडियन पॉलिटी। तो इससे पहले कि हम लोग स्टार्ट करें, आप लोग को कुछ जानकारी दे दूं। व्यापम द्वारा जो मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग द्वारा जो भर्ती परीक्षा आयोजित की जा रही है उसकी टेस्ट सीरीज हमने चलाई है। 10 टेस्ट की सीरीज है जो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके दिला सकते हैं। और इसकी जो टाइम टेबल है वो कुछ इस प्रकार है। टोटल 10 टेस्ट हैं जिसमें से 3 रहेंगे फुल लेंथ। तो हमारा 2 टेस्ट तो कंप्लीट हो चुका है। अगर एज ऑफ नाउ आज के दिन से देखा जाए, 19 जुलाई है आज, तो उस हिसाब से हमारा हो चुका है। अब जो बाकी टेस्ट है, जो प्रीवियस टेस्ट छूट चुका है उसको आप पीडीएफ के तौर पे वहाँ पर टेस्ट दिया हुआ है, आप उसको ऐसे ही अटेंड कर सकते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो आज का पहला क्वेश्चन है, इनमें से कौन राज्यपाल की स्वविवेकी शक्ति है। स्वविवेकी शक्ति मतलब क्या होती है? जिसके लिए उसको किसी अन्य से अनुमति या फिर नियम कानून की आवश्यकता नहीं होती, उसके लिए कोई अलग से नॉर्म्स नहीं बने हैं। तो हमारे पास ऑप्शन दिया हुआ है, मुख्यमंत्री की नियुक्ति, विधानसभा का अधिवेशन बुलाना, विधानसभा में सदस्य का मनोनयन करना, राष्ट्रपति को प्रतिवेदन भेजना। ये चार हमारे पास ऑप्शन दिया हुआ है। तो भाई जो राष्ट्रपति को प्रतिवेदन भेजने वाली जो बात होती है ना, ये राज्यपाल की स्वविवेकी शक्ति होती है, वो अपने हिसाब से करते हैं। उसके लिए राष्ट्रपति के पास प्रतिवेदन भेजने के लिए उसको किसी से पूछना नहीं पड़ता है। लेकिन मुख्यमंत्री की नियुक्ति की अगर बात की जाए तो जो दल बहुमत प्राप्त रहेगा उसको मुख्यमंत्री नियुक्त करना ही पड़ जाते हैं। तो ये स्वविवेकी शक्ति में नहीं आएगा। विधानसभा का अधिवेशन बुलाना, ये भी फिक्स पैटर्न है, उस पैटर्न के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा, तो ये भी स्वविवेकी शक्ति में नहीं आता। विधानसभा का में सदस्यों का मनोनयन, एक्चुअली मनोनयन जो है वो राज्यपाल की स्वविवेकी शक्ति ऐसा लगता है, बट एक्चुअल में जिसको, जो हमारा कैबिनेट जो रहता है, वो जिस पर्सन को मनोनयन करने बोलता है उसको ही मनोनीत करना पड़ता है राज्यपाल को। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन में चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही ढंग से सुमिलित नहीं है। सुमिलित नहीं है पूछ रहा है। मूल अधिकार, तो भाई हमारे यहाँ पर अलग अलग, यहाँ पर हमारे पास हमारे संविधान के अलग अलग प्रावधान दिए गए हैं और यहाँ पर वो किस भाग में स्थित है उस चीज को बताया है। तो मूल अधिकार भाग 3, राज्य के नीति निरीक्षक सिद्धांत या डीपीएसपी बोलते हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो भाग 4 मूल कर्तव्य, भाग 4 का ए, आपातकालीन प्रावधान, ये 10, 3, 13। तो हमारे पास ऐसे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं जिसमें से मूल अधिकार सही है। ठीक है, भाग 3 में है, नीति निरीक्षक सिद्धांत, तो ये भी सही है। 4 में है, और 4 ए में जिसको बाद में जोड़ा गया हमारे संविधान संशोधन द्वारा, तो मूल कर्तव्य का प्रावधान जो है 4 ए में है। ठीक है, लेकिन जो आपातकालीन प्रावधान है इसका जो प्रोविजन जो है आपातकालीन सिस्टम का, तो वहां पर हमारे जो हमारे भाग 18 है उसमें दिया गया है, लेकिन यहाँ पर भाग 3, 13 दिया गया है। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। सुमिलित नहीं है बोल रहे हैं ना, ध्यान रखेंगे इस टाइप के क्वेश्चन को, यहाँ पर है या नहीं है वाला चीज को बहुत अच्छे से ध्यान देके सॉल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रधानमंत्रियों में से कौन कभी भी लोकसभा के सदस्य नहीं रहे हैं। विश्वनाथ प्रताप सिंह, इंद्र कुमार गुजराल, एच डी देवगौड़ा और डॉक्टर मनमोहन सिंह। तो भाई हमारे ये चारों ही हमारे प्रधानमंत्री हैं। और आप लोग के लिए एक छोटा सा सवाल, कमेंट सेक्शन में बताइए कि इनका सीक्वेंस क्या है। और अगर हम लोग क्वेश्चन की बात करें तो लोकसभा के सदस्य नहीं है तो हमारे डॉक्टर मनमोहन सिंह। डॉक्टर मनमोहन सिंह 3 बार हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने हैं और तीनों बार वो राज्यसभा के सदस्य रहे हैं। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, डॉक्टर मनमोहन सिंह। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, सही क्या है, इसमें से हम लोग सही कथन को बताना है। राज्यपाल एक सांविधिक प्रमुख होता है, बिल्कुल सही। राज्यपाल का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, ठीक है। राज्यपाल सामान्यतः मंत्रिपरिषद की सलाह पर अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हैं, बिल्कुल सही। राज्यपाल मंत्रिपरिषद को किसी सलाह पर पुनर्विचार के लिए कह सकता है, ये बात भी सही है। तो हमारे पास चारों ही ऑप्शन जो है, मतलब चारों स्टेटमेंट जो है हमारे पास राइट है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा इस तरह से ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, भारत का योजना आयोग कब अस्तित्व में आया। तो हमारे पास ऑप्शन दिया हुआ है, मार्च 1950, जनवरी 1954, अगस्त 1948 और मार्च 1951। तो भाई 12 मार्च 1950 को हमारे भारत के योजना आयोग का गठन किया गया, स्टार्ट किया गया। और वर्तमान में योजना आयोग अस्तित्व में नहीं है, उसको खत्म कर दिया गया है और उसके स्थान पर एक दूसरा हमारे पास एक बॉडी है जिसे कहते हैं हम लोग नीति आयोग। और नीति आयोग का मेन काम क्या है, डिसेंट्रलाइज मॉडल पे प्रोजेक्ट जो रेडी हैं उन सबको इम्प्लीमेंट करवाना। जैसे पहले क्या होता था, योजना आयोग ना बोलता था कि छत्तीसगढ़ को ये काम करने हैं, ये प्रोजेक्ट्स में काम करना है, ठीक है। तो वो अलग अलग सबको बताता था। बट जो हमारा योजना आयोग की जगह हम लोग नीति आयोग को लाए, तो ये नीति आयोग बोलते हैं कि स्टेट को पूछते हैं कि भैया आप बताइए, आपको अपने हिसाब से कौन कौन से प्रोजेक्ट्स आपको रन करवाने हैं, उस हिसाब से जिस टाइप की फंडिंग की या फिर जिस टाइप की टेक्नोलॉजी या फिर जो भी चीज़ों की आवश्यकता होगी मैं अवेलेबल करवाऊंगा, मैं प्रोवाइड करवाऊंगा। ये डिफरेंस है दोनों में, योजना आयोग और नीति आयोग में। तो हमारे नीति आयोग का गठन कब किया गया था भाई? 1 जनवरी 1915 से इंप्लीमेंट हुआ है, नीति आयोग की स्थापना हुई है। और नीति आयोग का नीति का फुल फॉर्म क्या है, जो हमारा नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। तो हमारा जो नीति है भाई, ये दोनों अलग अलग है भाई, ये नीति अलग है और हमारा नीति अलग है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है। अंग्रेजी, संस्कृत, हिंदी और उर्दू। तो भाई हमारी जो 8वीं अनुसूची है, यहाँ पर हमारी भारतीय भाषाओं को यहाँ पर वर्णित किया गया है। तो यहाँ पर भारतीय भाषा एक ही बस है जो भारतीय भाषा नहीं है, वो है अंग्रेजी। तो इसका मेंशन यहाँ पर नहीं है, बाकी सारे के सारे यहाँ पर अवेलेबल है। और यहाँ पर भाषाओं की कुल संख्या है 22।
अगर हम लोग छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ को भी यहाँ पर हम लोग लाने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारे और कारणों के कारण, क्योंकि हमारे पास एक सिस्टमेटिक इसका पैटर्न नहीं दिखाई दे रहा है, उस नाम से हमारी हमारी छत्तीसगढ़ी को अभी तक 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं किया गया है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। राज्य की विधायिका या संसद का एक सदस्य निर्वाचन के बाद भारत में दल बदल के आधार पर होने वाली निरर्थक का अपवाद निम्नलिखित में से किस स्थिति में माना जाता है? क्या होता है कि अगर कोई पर्सन जो ऐसा है जो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली है या फिर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, एमपी है या फिर एमएलए है, या फिर बोला जाए सांसद है या फिर विधायक है, तो वहां पर क्या होता है कि अपने दल के अगेंस्ट कुछ बोलना नहीं होता है। लेकिन अगर कोई दल के अगेंस्ट बोल देता है तो उसको दल बदल का दोषी मान लिया जाता है और उसको फिर दल से निकाल दिया जाता है। और भी बहुत सारे प्रोविजंस रहते हैं, अलग अलग रहते हैं। और अगर कोई इस पार्टी में है, अभी चुनाव से पहले इस पार्टी में है, चुनाव के बाद दूसरी पार्टी में चले गया, तो वहां पर भी कुछ अलग टाइप की सिस्टम हम लोग को देखने को मिलती है। तो इस तरह से ठीक है, अलग अलग हम लोग को सिस्टम देखने को मिलती है। अब यहाँ पर क्या होता है, अगर कोई दल बदल का दोषी है तो उसकी सदस्यता भी नहीं खत्म कर दी जाती है। तो उसी संबंध में क्वेश्चन पूछा गया है, तो हमारे पास ऑप्शन दिया हुआ है। यदि राज्य की विधायिका या संसद के किसी सदस्य सदन का अध्यक्ष या उपाध्यक्ष निर्वाचित होने के पश्चात वह स्वेच्छा से मूल राजनीतिक दल की सदस्यता छोड़ देता है। और सेकंड क्या बोल रहा है, यदि ऐसे पद पर न रह जाने के पश्चात तो वह राजनीतिक दल में पुनः सम्मिलित हो जाता है। तो भाई यहाँ पर ना एक्चुअल में क्या होता है, जब कोई कोई सदस्य, ठीक है, कोई किसी पार्टी का सदस्य है लेकिन वर्तमान में वो अध्यक्ष या फिर उपाध्यक्ष है, तो उस कंडीशन में अध्यक्ष या उपाध्यक्ष बनने से पहले उसको अपनी पार्टी की सदस्यता त्यागनी पड़ती है। और जब वापस से वो अपने पद से उसका पद का खत्म हो जाता है, उनका टाइम पीरियड खत्म हो जाता है, तो फिर वापस से ये अपने दल में शामिल हो जाते हैं। तो हमारे पास पहला स्टेटमेंट और सेकंड स्टेटमेंट दोनों ही राइट है, तो हमारे पास ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा, उपयुक्त में से दोनों में। ठीक है, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। उस कानून को क्या कहते हैं जब वह विधायिका में बन रहा होता है? नीति, श्वेत पत्र, विधेयक या फिर प्रारूप? तो भाई विधेयक बोलते हैं, बिल। ठीक है, इंग्लिश में बोलेंगे बिल, विधेयक। ये जब तक हमारे विधायिका से मतलब जब तक वो पास नहीं हुआ रहता ना, तब तक वो विधेयक रहता है, बिल रहता है, और जब वो पास रहता है तो उसको ही कानून बोलते हैं। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के निम्नलिखित के किन अनुच्छेदों में पंचायती राज संस्था प्रदान की गई है? तो हमारे पास आर्टिकल 48, 39, 38 और 40 चार आर्टिकल दिया गया है। हमारा आर्टिकल नंबर जो 48 है उसमें हमारे एग्रीकल्चर से रिलेटेड बात की गई है और पर्यावरण से बात की गई है। हमारा जो आर्टिकल नंबर 40 है ये हमारे गांधीवादी जो प्रवृत्ति है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की, उसको प्रतिबिंबित करता है। और यहाँ पर ही लिखा गया है पंचायती राज संस्था के संबंध में, राज्य को पंचायती राज संस्था स्थापित करने के लिए निर्देश देता है। तो हमारा आर्टिकल नंबर 40 राइट आंसर है, तो ऑप्शन नंबर भी हमारा सही होगा। और आर्टिकल नंबर 39 और जो 38 है, इन दोनों में हमारे पास सामाजिक विकास से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। संविधान में नागरिकों के प्रस्ताव के लिए किस अनुच्छेद ने मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया? 36, 39, 40 या फिर 42 सेकेंड अमेंडमेंट। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास 42वां संविधान संशोधन है, इसके द्वारा हमारे संविधान में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया। मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य नहीं थे, बाद में जोड़ा गया 51A। ठीक है, 51A में हम लोग देखते हैं हमारे मूल कर्तव्य हैं। और ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मतदान सूची तैयार करने के पश्चात मतदाता सूची में नाम जोड़ने दावा आपत्ति की सूचना किन कार्यालयों के सूचना पटल पर प्रदर्शित नहीं करना होता है? तो हमारे पास किसमें प्रदर्शित नहीं करना है बोल रहे हैं ना, तो हमारे पास ऑप्शन दिया हुआ है रजिस्ट्रेशन ऑफिस में, संबंधित ग्राम पंचायत में, ग्राम पंचायतों से संबंधित जनपद पंचायत में, राज्य की समस्त ग्राम पंचायतों एवं जनपद पंचायतों में। तो भाई यहाँ पर क्या होता है, हम लोग को ना यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, राज्य के समस्त ग्राम पंचायत और जनपद पंचायत में। क्योंकि हम लोग को जिस ग्राम पंचायत से संबंधित है सिर्फ उसमें ही अगर हम लोग वहाँ पर मतदाता सूची में नाम जोड़ें या फिर हटाएं, ठीक है, या फिर किसी भी टाइप का दावा आपत्ति है, तो उससे संबंधित हम लोग उस संबंधित ग्राम पंचायत में काम करेंगे, न कि सब में। ठीक है, तो समस्त में बोल रहा है, तो ये समस्त के कारण ये गलत हो जा रहा है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, दादरा एवं नगर हवेली को किस संविधान संशोधन के तहत संघीय राज्य क्षेत्र का दर्जा दिया गया? यूनियन टेरिटरी उसको कब बनाया गया, किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से? तो हमारे पास ऑप्शन दिया हुआ है 10वां, 11वां, 12वां और 14वां। तो हमारे पास राइट आंसर होगा हमारा 10वां संविधान संशोधन 1961। तो एक्चुअल में क्या था, जब हमारा देश आज़ाद हुआ ना तो हम लोग को आज़ादी मिली थी ब्रिटिशर से। तो 47 में जब हम आज़ाद हुए तो वहाँ पर से ब्रिटिशर्स आए गए थे। 1954 में देखते हैं हम लोग, जो हमारे फ्रेंच एरियाज थे, फ्रेंच कॉलोनीज जीती थी, उन सबको छोड़ के फ्रांस जो है, फ्रांस की गवर्नमेंट जो है वहाँ पर से पूरी तरह से हट गई। और लेकिन जो पोर्टुगीज़ है, पुर्तगाली जो है, वो यहाँ पर से जा नहीं रहे थे। तो फाइनली हम लोग एक अलग से अमेंडमेंट करते हैं, 10वां संविधान संशोधन 1961 लाते हैं, और उसके बाद फिर हम लोग पुलिस कार्रवाई करते हैं। तो उसके बाद दादरा नगर हवेली से संबंधित और भी अन्य जो हमारे पास क्षेत्र रहते हैं, सबसे हमारे पुर्तगालियों को फिर भगाया जाता है फिर। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। प्रोफेसर सुनीति कुमार चटर्जी से संबंधित कथनों को पढ़कर सही विकल्प चुनना है।
तो हमारे पास पहला स्टेटमेंट दिया हुआ है कि सुनीति कुमार चटर्जी स्वतंत्रता पूर्व बंगाल की हिंदी प्रचारिणी सभा के प्रभारी थे। तो ये बिल्कुल सही बात है, ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट हमारा राइट है। दूसरा बोल रहा है कि उन्होंने राजभाषा आयोग 1955 के सदस्य के रूप में केंद्र सरकार के कामकाज में अंग्रेजी भाषा की जगह हिंदी भाषा के प्रयोग पर जोर दिया था। तो भाई इस जो सेकंड स्टेटमेंट है ना, ये आधा सही है आधा गलत है। तो उन्होंने ये राजभाषा आयोग के सदस्य बिल्कुल थे, ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन जब यहाँ पर बात की जाती है कि अंग्रेजी भाषा की जगह हिंदी भाषा के प्रयोग पर जोर दिया था, ये वाली थोड़ी सी गलत हो जाती है, क्योंकि ये भी इस बात के समर्थक थे कि एकाएक इंग्लिश को हटाया नहीं जा सकता, तो कुछ टाइम पीरियड को सेट कर दिया जाए, उसके बाद में फिर हम लोग चेंजेस अलाउ कर सकते हैं। तो हमारे पास, ठीक है, तो हमारा पहला स्टेटमेंट राइट है, सेकंड रॉन्ग है, तो फिर उस आधार पे ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा, ठीक है, पहला सही है, दूसरा गलत है। अगला क्वेश्चन है, कलकत्ता में भारतीय सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा की गई थी? तो भाई हमारे पास सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना के बारे में बोल रहे हैं, तो हमारे पास रेगुलेटिंग एक्ट आया था 1773 में, जिसको इम्प्लीमेंट किया गया पूरी तरह से 1774 में, और उसके अंडर 1774 में ही पहली बार भारतीय सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। शुरुआत में ये केवल ब्रिटिशर्स के लिए था, बाकी इंडियंस का वहां पर कोई रोल नहीं था, ना इंडियंस के लिए वहां पर कोई प्रोविजन था। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार का मुखिया कौन होता है? भाई मुखिया हेड की बात कर रहे हैं, तो प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, लोकसभा का अध्यक्ष और राज्यसभा के सभापति। आप देखेंगे कि प्रधानमंत्री हर जगह हम लोग को हाईलाइटेड फॉर्म में दिखाई देते हैं कि सबसे ज्यादा मतलब मेन रोल पे तो यही है ऐसा करके, बट एक्चुअल में मुखिया एक्चुअल में राष्ट्रपति है, ठीक है, हमारी द्रौपदी मुर्मू जी। प्रधानमंत्री रिप्रेजेंटेटिव होते हैं हमारे राष्ट्रपति के। एक्चुअल में मेन हेड जो है राष्ट्रपति, और राष्ट्रपति की सहायता के लिए एक मंत्री परिषद का गठन किया जाता है। आर्टिकल नंबर हमारे पास 51, 52, 53 ये सब में, सॉरी 51 में तो नहीं है, 52 से लेके यहाँ पर हमारे पास प्रोविजन दिखाई देते हैं राष्ट्रपति के, जहां पर इस बात को मेंशन किया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, संविधान के प्रावधानों के संदर्भ में उच्चतम न्यायालय के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? यह अभिलेख न्यायालय है, यह अपील करने की सबसे बड़ी अदालत नहीं है, इसे स्वयं की अवमानना पर दंडित करने का अधिकार है। तो भाई पहला स्टेटमेंट राइट है कि अभिलेख न्यायालय है, और अभिलेख न्यायालय जो होता है उसका मतलब क्या होता है कि अगर कोई न्यायालय ऐसा है जिसको अपने जो डिसीजंस रहते हैं उस सबको रिटर्न फॉर्म में स्टोर करने का अधिकार रहता है, प्लस मतलब जो उस डिसीजन के बेस पे जो और निचली अदालत में न्यायालय है वो सारे उसके बेस पे डिसीजन सुना सकते हैं, तो ऐसे न्यायालय को बोलते हैं हम लोग अभिलेख न्यायालय। और ऐसे न्यायालयों के पास अपनी अवमानना मतलब उसकी बात को अगर नहीं मान रहे हो तो फिर उसके अगेंस्ट दंडित करने का अधिकार रहता है। तो ऑप्शन नंबर स्टेटमेंट नंबर हमारा 3 भी हमारा राइट है। लेकिन यहाँ पर और क्या बोल रहे हैं, यहाँ पर यह अपील करने की सबसे बड़ी अदालत नहीं है बोल रहे हैं, तो भाई यही सबसे बड़ी अदालत है, ठीक है, इससे बड़ा कोई हमारे पास अदालत नहीं है, उच्चतम न्यायालय हमारा सुप्रीम कोर्ट। तो सेकंड स्टेटमेंट हमारा रॉन्ग है, तो पहला और तीसरा राइट है, तो फिर उस आधार पर हमारा ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा। अगला है, खालिस्तान का प्राथमिक कार्य संसद में भारत सरकार की ओर से विभिन्न संसदीय कार्यों को कुशलता से संभालने के लिए संसद के दोनों सदनों और सरकार के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी के तौर पे कार्य करना है। तो हमारे पास ऑप्शन दिया हुआ है, संसदीय मामलों का मंत्रालय, प्रधानमंत्री, भारत के राष्ट्रपति और लोकसभा का उपाध्यक्ष। तो वही हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, हमारा प्रधानमंत्री जो है हमारे संसद के दोनों सदनों और सरकार के बीच महत्वपूर्ण कड़ी है। प्लस यहाँ पर जब सरकार की बात की जा रही है तो यहाँ पर सरकार मतलब यहाँ पर हमारे राष्ट्रपति की बात की जा रही है, राष्ट्रपति और, ठीक है, संसद के बीच भी ये एक कड़ी का कार्य करता है प्रधानमंत्री। और राष्ट्रपति को जब भी आवश्यकता होती है कि उसको किसी भी टॉपिक पे जो कार्य किया जा रहा है उसका रिपोर्ट अगर चाहिए तो उसको प्रधानमंत्री ही अवेलेबल करवाते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, किसी विधेयक में निम्नलिखित में से कौन क्या मौजूद होने पर उसे धन विधेयक माना जाएगा? धन विधेयक के बारे में कंडीशंस को बता रहे हैं भाई, तो हमारे पास स्टेटमेंट क्या क्या दिया हुआ है, किसी कर का अधिरोपण मतलब कर लगाना, किसी कर का उत्साधन या उन्मूलन खत्म करना, परिहार उसमें से रिलीफ देना, किसी कर का परिवर्तन टैक्स में किसी टाइप का चेंज करना, टैक्स नॉर्म्स चेंज करना, किसी कर का विनियमन। तो भाई ये सारी ही बातें पूरी तरह से सही हैं, तो हमारा स्टेटमेंट नंबर हमारा डी हमारा राइट आंसर होगा। 1 2 3 4 5 सभी के सभी स्टेटमेंट राइट है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, किस संकल्प का प्रारंभ केवल राज्यसभा में हो सकता है? सिर्फ राज्यसभा में स्टार्ट होने वाला कौन सा प्रोविजन है भाई? राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग, उपराष्ट्रपति के विरुद्ध पदच्युति संकल्प, मुख्य न्यायाधीश के विरुद्ध पदच्युति संकल्प, या हमारे पास नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के विरुद्ध पद को हटाने से संबंधित संकल्प। तो भाई जो उपराष्ट्रपति रहता है ना वो हमारे राज्यसभा का अध्यक्ष होता है, तो उनके अगेंस्ट अगर किसी टाइप का एक्शन लेना है तो फिर वो स्टार्ट राज्यसभा में होगा। बाकी सारे प्रोविजन जो है वो सारे के सारे कोई एकदम फिक्स कंपलसरी नहीं है कि वो राज्यसभा में स्टार्ट हो, वो हमारे लोकसभा से भी स्टार्ट हो सकते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, भारत में कोई भी राजनीतिक दल राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त कर सकता है यदि वह राज्य स्तर का दल है कम से कम कितने राज्यों में? तो हमारे पास 3 राज्य, 4 राज्य, 5 राज्य, 7 राज्य, 4 ऑप्शन दिया हुआ है जिसमें से हमारा 4 राज्य हमारा राइट आंसर होगा। या फिर इसके संबंध में एक और भी प्रोविजन रहता है कि अगर कोई पार्टी ऐसा है जो पूर्ण बहुमत का, ठीक है, कुल बहुमत का, या फिर सॉरी बहुमत नहीं, कुल वोट शेयर का 6% अगर लोकसभा के चुनाव के समय प्राप्त कर लेता है तो भी उसे राष्ट्रीय दल का दर्जा प्राप्त हो जाता है।
और अगर हम लोग स्टेट की बात करें तो हमारे राज्य दल का दर्जा कब प्राप्त होगा, जब राज्य में जो वोट है, कुल वोट का 6% अगर प्राप्त कर ले। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारे पास, संविधान सभा ने किस दिन राष्ट्रीय ध्वज अपनाया था? 26 जनवरी 1947, 26 जनवरी 1946, 24 मार्च 1947 और 22 जुलाई 1947। तो भाई हमारा जो संविधान सभा जो है उसके द्वारा राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया था हमारे 22 जुलाई 1947 को, और फिर उसको मतलब एक ऑफिशियली ध्वजारोहण जो है हमारा 15 अगस्त 1947 को किया गया। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किस देश में सबसे पहले सूचना का अधिकार प्रस्तुत हुआ था? पोलैंड, युगांडा, स्वीडन और यूएसए। तो भाई हमारा राइट आंसर है हमारे पास स्वीडन। सूचना का अधिकार या फिर राइट टू इन्फॉर्मेशन, आरटीआई, ये कभी हमारे यहाँ, और हमारे यहाँ कब इम्प्लीमेंट हुआ था भाई? 2005 में। ठीक है, 2005 में हम लोग लेके आए हमारे इंडिया में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के थ्रू। ठीक है, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। लाल बहादुर शास्त्री प्रशासन अकेडमी या फिर प्रशासनिक अकेडमी ने कहाँ कार्य करना शुरू किया था? तो ऑप्शन दिया हमारे पास, मनाली, दिल्ली, मसूरी और ग्वालियर। तो आई थिंक आप सबको पता होगा क्योंकि आप लोग यूपीएससी या फिर आईएएस की या फिर सीजीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो मसूरी हमारा राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, भारत में संसद की लोक लेखा समिति के कितने सदस्य होते हैं? तो जो लोक लेखा समिति होती है ना, इसमें राज्यसभा और लोकसभा दोनों से सदस्य रहते हैं। लोकसभा के सदस्यों की संख्या होती है 15 और जो राज्यसभा के सदस्य रहते हैं उनकी संख्या होती है 7। तो 15 और 7 बराबर हमारा 22। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 22 सदस्य होते हैं भाई। अगला क्वेश्चन है हमारा, और आज का लास्ट क्वेश्चन है, सही क्या है? इनमें से राइट स्टेटमेंट को बताना है। सामान्यतया राज्यपाल मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार अपनी कृतियों का निर्वहन करता है। राज्यपाल किसी मंत्री द्वारा लिए गए निर्णय पर मंत्रिपरिषद को विचार करने के लिए कह सकता है। तीसरा बोल रहा है, राज्यपाल मंत्रिपरिषद को किसी सलाह पर पुनर्विचार के लिए कह सकता है। और चौथा बोल रहा है, मंत्रिपरिषद की पुनर्विचार के पश्चात प्राप्त सलाह के अनुसार राज्यपाल कार्य करेगा। ये चौथा स्टेटमेंट बोल रहा है। तो भाई यहाँ पर क्या होता है, कुछ कुछ कंडीशंस एक्स्ट्रा इंप्लीमेंट होती है। वैसे देखा जाए तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एकदम एक्यूरेटली है। जो चौथा स्टेटमेंट है ना, पुनर्विचार के पश्चात सलाह के अनुसार राज्यपाल कार्य करेगा, ये वाला थोड़ा सा ना विवादित टाइप का, क्योंकि स्टेट और जो हमारा सेंटर है ना उसके बीच ना लगातार इसी नाम पे कॉन्फ्लिक्ट चलते रहता है कि राज्यपाल कुछ बोल रहे हैं, स्टेट गवर्नमेंट कुछ करवाना चाह रही है। तो ये कॉन्फ्लिक्शन, पॉइंट ऑफ कॉन्फ्लिक्शन हम लोग को देखने को मिलता है। जो हमारा राइट आंसर जो स्टेट गवर्नमेंट द्वारा, हमारा सीजीपीएससी द्वारा लिया गया है, वो है हमारा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। बट देखा जाए तो हमारे मंत्रिपरिषद के पुनर्विचार के पश्चात जो सलाह रहता है उसके अनुसार राज्यपाल कार्य कर लेता है। ठीक है, व्यवहारिक तौर पे देखा जाए तो आंसर डी है, बट थ्योरेटिकली आंसर हमारा सी होगा। तो इस प्रकार हमारे यहाँ पर 25 क्वेश्चन और देखे हमने, और आज हमने देखा था हमारा इंडियन पॉलिटी का टॉपिक। तो अगली वीडियो में मिलते हैं। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।